आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम आलोक है और आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर पर। इसके पहले हम 2 वीडियोस बना चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आपने वो दोनों वीडियोस देख लिए होंगे। आज ये विलियम शेक्सपियर के बारे में 3rd लेक्चर होने जा रहा है। मैं लेक्चर आगे बढ़ाने से पहले आपको 2 महत्वपूर्ण बातें बता दूं कि जब भी आप लेक्चर देख रहे हो तब अपने साथ एक पेन और एक कॉपी ज़रूर लेकर बैठें। दूसरी बात, इन वीडियोस के साथ साथ आप एक बुक को ज़रूर रेफ़र करें। कोई भी स्टैंडर्ड बुक आप रेफ़र कर सकते हैं। बुक्स पढ़ना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि इस वीडियो को देखना। पहले आप वीडियो देखकर बाद में बुक पढ़ सकते हैं या पहले बुक पढ़कर बाद में वीडियो देख सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए साथियों, आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चूँकि पिछले लेक्चर में हमने जिस टॉपिक पर अपनी बात ख़त्म की थी उसी के आगे आज की हमारी चर्चा शुरू होगी। हम बात कर रहे थे क्रिटिकल कमेंट्स की, तो आज हम वहीं से अपनी बात शुरू करेंगे। और पहला जो क्रिटिकल कमेंट आज की वीडियो का है वो देखिए किसने किया है। D.H. लॉरेंस ने किया है। आइए पढ़ते हैं क्या कहा है उन्होंने। When I read शेक्सपियर, जब मैं शेक्सपियर को पढ़ता हूँ, आई एम स्टक विथ वंडर, मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ, दैट सच ट्रिवियल पीपल शुड म्यूज इन सच आ लवली लैंग्वेज, कि ऐसा तुच्छ आदमी इतनी सुंदर, लवली, प्यारी भाषा में चिंतन कर सकता है। ये किसने कहा है? D.H. लॉरेंस ने कहा है। मैं दोहरा देता हूँ। When I read Shakespeare, I am struck with wonder that such trivial people should muse in such a lovely language. जब मैं शेक्सपियर को पढ़ता हूँ तो तब मैं आश्चर्यचकित रह जाता हूँ कि कोई ऐसा तुच्छ आदमी, क्या तुच्छ आदमी इस प्यारी भाषा में चिंतन कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो कमेंट है वो किसका है? बेन जॉनसन का है। पढ़ते हैं क्या है वो। माई शेक्सपियर राइजेस, आई विल नॉट लॉज दी बाय चौसर और स्पेंसर और बाई ब्यूमॉन्ट लाई अ लिटिल फर्दर टू मेक दी आ रूम। क्या कहते हैं? मेरा जो शेक्सपियर है वो उठ खड़ा हो गया है और मैं उसकी जगह कहाँ नहीं रखूँगा? चौसर और स्पेंसर के साथ नहीं रहूँगा और ना ही मैं झूठ बोलूँगा। किसके लिए? ब्यूमॉन्ट के लिए। और बल्कि उसकी जगह कहाँ है? आ लिटिल फर्दर, उससे भी आगे। टू मेक दी आ रूम, उसके लिए उससे भी आगे एक जगह बनाई गई है ना। किसके लिए कहा? ये शेक्सपियर के लिए कहा है। किसने कहा है? बेन जॉनसन ने कहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। इफ वी विश टू नो द फेस ऑफ ह्यूमन जीनियस वी शुड रीड शेक्सपियर। विलियम हैजलिट कहते हैं, क्या कहा है कि यदि हमें मानवता की जीनियस का चेहरा देखना है, मानवता की जीनियस का एक उदाहरण देखना है, तो हमें किसको पढ़ना चाहिए? शेक्सपियर को पढ़ना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर शेक्सपियर ऑन हुज फॉरहेड क्लाइम द क्राउन ऑफ क्राउन, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग क्या कहती हैं? उन्होंने कहा है कि यदि विलियम शेक्सपियर के सर पे जो ताज है वो क्या है? क्लाइम्स द क्राउन ऑफ द क्राउन, यानी ताजों का भी ताज है, ताज के ऊपर भी ताज। हाइपर बोल है ना, अतिशयोक्ति कर रही हैं वो, है ना। वो बता रहे हैं कि इतना ऊंचा उनका पद है लिटरेचर में कि उनके सर पे ताज का भी ताज है। ओके, आगे बढ़ते हैं। T.S. इलियट ने क्या कहा है? इन सिलेक्टेड ऐसे में उन्होंने कहा है किसके बारे में? शेक्सपियर के बारे में। दांते एंड शेक्सपियर डिवाइडेड मॉडर्न वर्ल्ड बिटवीन देम, देयर इज नो थर्ड। क्या कहा है कि दांते और शेक्सपियर ने मॉडर्न वर्ल्ड को अपन आपस में बांट लिया है, किसी और तीसरे को जगह ही नहीं दी। पूरे मॉडर्न लिटरेचर पे पूरा उन्हीं उन्हीं का कब्जा है। तो ये वो कहना चाह रहे हैं। आगे देखते हैं। द ग्रेट जीनियस दैट परहैप्स ह्यूमन नेचर हैड येट प्रोड्यूस्ड। एस.टी. कॉलेज का कहना है कि आज तक की मानव सभ्यता में जो सबसे ज़्यादा जीनियस व्यक्ति अगर कोई पैदा हुआ है, अभी तक प्रोड्यूस किया है नेचर ने, मानवता ने, तो वो कौन हुआ है? विलियम शेक्सपियर हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वाले सभी क्रिटिकल कमेंट्स आपको समझ में आए होंगे। और मैं हिंदी से एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको वो एक सबकॉन्शियस माइंड में वो बातें चली जाए और आप जब एग्ज़ाम में देखें तो आप बेहतर तरीके से रिकॉल कर पाएँ। इनका आप रिवीजन करते जाइए तो आपको आसानी से याद आएंगी एग्ज़ाम के समय। तो आइए अगली क्रिटिकल कमेंट की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्रिटिकल कमेंट हमारे सामने है वो क्या है? जो कि मिल्टन ने किया है और क्या है वो पढ़ते हैं। आइए।
वॉट नीड्स माई शेक्सपियर फॉर हिज ऑनर्ड बोन्स द लेवर ऑफ एन एज इन पाइल्ड स्टोन्स। क्या कहा है? मिल्टन ने कहा है वॉट नीड्स माई शेक्सपियर, क्या ज़रूरत है मेरे शेक्सपियर को उसकी बोन्स के सम्मान के लिए। किस चीज़ की ज़रूरत है? द लेबर ऑफ एन एज और इन पाइल्ड स्टोन्स, सिर्फ इस चीज़ की ज़रूरत है कि जो उस युग के पत्थरों के ढेर में एक कठिन परिश्रम की ज़रूरत है। ठीक है ना? ये एक्चुअली विलियम मिल्टन ने ऑन शेक्सपियर करके एक पोएम लिखी थी जिसको विलियम शेक्सपियर के सेकंड फोलियो का प्रीफेस भी बनाया गया था। आप जानते हैं सेकंड फोलियो कब आया था? 1632 में आया था, जिसको मिल्टन ने 1630 में लिखा था और जो 32 में पब्लिश हुआ था पहली बार, एनोनिमसली हुआ था, नाम नहीं लिखा गया था कि ये मिल्टन के द्वारा लिखा गया है, जिसको पब्लिश किया गया था। तो उसमें ये जिक्र किया है कि वॉट नीड्स माई शेक्सपियर फॉर हिज ऑनर्ड बोन द लेवर ऑफ एन एज इन पाइल्ड स्टोन्स। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्रिटिकल कमेंट किसका है। अगला जो क्रिटिकल कमेंट है वो है लॉरेंस ओलिवर का, और इसमें क्या कहा है उन्होंने? शेक्सपियर द नियरेस्ट थिंग इन इनकारनेशन टू द आई ऑफ गॉड। शेक्सपियर को कहा है भगवान की दृष्टि में अवतार का सबसे निकटतम रूप अगर कोई है तो वो क्या है? शेक्सपियर है। किसने कहा है? लॉरेंस ओलिवर ने ये स्टेटमेंट दिया है। किसके बारे में दिया है? शेक्सपियर के बारे में दिया है। अगला जो क्रिटिकल कमेंट आ रहा है वो देखिए क्या है। हॉरेस वॉलपूल के द्वारा है ये कमेंट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट एवर एग्जिस्ट। बिल्कुल जेन्युइन बात है, सीधी सीधी बात है और सीधा सीधा कमेंट है, कोई घुमा फिरा के बात नहीं करी है इन्होंने। क्या कहा है? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जीनियस, है ना? बहुत सारे जीनियसेस में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जीनियस ये कंसिडर किए जाते हैं और इनको कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि काफ़ी अच्छे वर्क इन्होंने लिखे हैं। तो उनसे इम्प्रेस होकर उन्होंने क्या कहा है? हॉरेस वॉलपूल ने कहा है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट एवर एग्जिस्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्रिटिकल कमेंट है वो है हनी टंग्ड शेक्सपियर, है ना? क्या कहा है? किसने कहा है? जॉन वीवर ने कहा है कि शेक्सपियर की जो राइटिंग है उसको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि जो शेक्सपियर की जीभ है वो एकदम मधुभाषी, एक सीधी सी बात है, मधुर भाषी है या मधुर जुबान है, बहुत मीठा मीठा लिखते हैं, ऐसा जॉन वीवर ने विलियम शेक्सपियर के बारे में कहा है। आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड्स ग्रेटेस्ट राइटर इन कॉमेडीज एंड ट्रेजेडीज, है ना? किसने कहा है? फ्रांसिस मेरिस ने कहा है इंग्लैंड्स ग्रेटेस्ट राइटर इन कॉमेडीज और एंड ट्रेजेडीज। कॉमेडीज एंड ट्रेजेडीज में इंग्लैंड के एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर में से एक है विलियम शेक्सपियर। ग्रेटेस्ट है, वन ऑफ दी नहीं, मतलब ग्रेटेस्ट ही है, सबसे अच्छे हैं। और इस स्लाइड का लास्ट कमेंट क्या है वो देख लेते हैं। Shakespeare falls is not the greatest into which a poet may fall, it merely indicates the deficiency of taste. तो क्या कहा है? एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। Shakespeare's fault is not the greatest into which a poet may fall, it merely indicates the deficiency of taste. ठीक है, समझ लेते हैं ये किसने कहा है? डेनिस डेडिरोट ने कहा है। क्या कहा है? शेक्सपियर्स फॉल्ट इज नॉट द ग्रेटेस्ट, इतनी बड़ी भूल नहीं है शेक्सपियर की जिसमें कि एक पोइट गिर जाए या उसमें फंस जाए, बल्कि इट नियरली इंडिकेट्स, बल्कि वह क्या दर्शाता है, बल्कि वह क्या यह इस चीज़ को दर्शाता है कि स्वाद की कितनी कमी है, टेस्ट की कितनी कमी है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं उस टेस्ट को। ठीक है ना? तो टेस्ट की कमी दर्शाता है, गलती नहीं है जिसमें कि पोइट गिर जाए, बल्कि ये उनके स्वाद की कमी है। ये किसने कहा है? डेनिस डेडिरोट ने कहा है। ठीक है, आशा करता हूँ ये सारे क्रिटिकल कमेंट्स आपको समझ में आए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और इस स्लाइड में सबसे पहला जो क्रिटिकल कमेंट हमारे सामने आ रहा है उसको देख लेते हैं। क्या कहा है? वॉल्टायर ने कहा है। वॉल्टायर ने क्या कहा है देख लेते हैं। शेक्सपियर इज अ सैवेज विथ स्पार्क ऑफ जीनियस विच शाइन इन अ हॉरिबल नाइट। क्या कहा है? एक मिनट। तो वोल्टायर कहते हैं कि शेक्सपियर प्रतिभा की चिंगारी वाला वह जानवर है जो कि रात में भी चमकता है। ये कहा है शेक्सपियर इज अ सेवेज विद स्पार्क ऑफ जीनियस विच शाइन इन ऑन हॉरिबल नाइट, जो कि क्या होता है? एक भयानक रात में भी चमकता है। वोल्टायर के द्वारा ये स्टेटमेंट कहा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्रिटिकल कमेंट है वो किसके द्वारा है?
जॉन कीट्स के द्वारा है। आइए पढ़ लेते हैं। आई हैव ग्रेट रीजन टू बी कंटेंट, फॉर थैंक गॉड आई कैन रीड एंड परहैप्स अंडरस्टैंड शेक्सपियर टू हिज डेप्थ। क्या है? आई हैव ग्रेट रीजन टू बी कंटेंट, मेरे पास संतुष्ट होने के पर्याप्त कारण हैं। एंड आई थैंक गॉड, मैं भगवान को शुक्रिया अदा करता हूँ। किस लिए? कि आई कैन रीड एंड परहैप्स अंडरस्टैंड शेक्सपियर टू इट्स डेप्थ, कि मैं शेक्सपियर को पढ़ सकता हूँ और उसकी डेप्थ तक उसको समझ सकता हूँ। उसके लिए मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ। आगे बढ़ते हैं भाई। जॉन ड्राइडन ने क्या कहा है? शेक्सपियर्स मैजिक कुड नॉट बी कॉपीड, शेक्सपियर का मैजिक कॉपी नहीं किया जा सकता, यानी कि जैसा वो लिखते हैं वैसा हर कोई नहीं लिख सकता है। ये किसने कहा है? जॉन ड्राइडन ने कहा है। अगला जो क्रिटिकल कमेंट है देख लेते हैं वो किसने कहा है। चार्ल्स डार्विन ने कहा है, आई हैव ट्राइड लेटली टू रीड शेक्सपियर एंड फाउंड इट सो इनटॉलेरेबली डल एंड इट नॉसिएटेड मी। क्या मतलब हुआ? चार्ल्स डार्विन कहते हैं, आई हैव ट्राइड लेटली, हाल ही में मैंने शेक्सपियर को पढ़ने की कोशिश की है और मैंने क्या पाया? एंड फाउंड इट सो इनटॉलेरेबली डल, मतलब एकदम असहनीय या असहज समझा है मैंने इसको, बेकार लगा है मुझे। दैट इट नॉजिएटेड मी, जिसने मुझे मिचला दिया है, मतलब अजीब सा कर दिया है ना, भाव बिफोर कर दिया है। आगे बढ़ लेते हैं। तो किसने ये क्रिटिकल कमेंट दिया है? यूजीन यूनेस्को है ना। शेक्सपियर वॉज द ग्रेट वन बिफोर अस, हिज प्लेस वॉज बिटवीन गॉड एंड डिस्पायर। तो क्या कहते हैं कि शेक्सपियर हमारे समय के समक्ष एक ग्रेट व्यक्ति थे, जो कि जिसकी जो जगह है, अगर हम जगह की बात करें तो वो कहाँ थी? गॉड और डिस्पायर के बीच में, निराशा और भगवान के बीच की जो जगह फिल करता है वो कौन फिल करता है? शेक्सपियर करता है। आगे बढ़ लेते हैं। वर्जीनिया वुल्फ का एक कमेंट है और क्या कहा है उन्होंने? आई कुड से दैट शेक्सपियर सरपास्ड लिटरेचर ऑल टुगेदर, यानी कि शेक्सपियर ने लिटरेचर को पीछे छोड़ दिया है। इट आई न्यू वॉट आई मीन, और मैं जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। अगला क्रिटिकल कमेंट देख लेते हैं। ही वॉज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंशिएंट पोइट्स हैड द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंशन सोल। क्या कहा है? शेक्सपियर ही वॉज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंशिएंट, मतलब पूरे ही नए जितने भी अभी राइटर्स हैं और जो पुराने हो चुके हैं उनमें से, है ना, जो अभी हैं और जो पुराने हैं, देखिएगा ध्यान से। हैड द लार्जेस्ट, है ना, जिसका सबसे बड़ा, एंड द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव, उतना ही समझ वाला, क्या है? सोल है या दिल है ना। सोल की बात की है बेसिकली। क्या कहा है? कि उतनी ही कॉम्प्रिहेंसिव सोल है, उतनी ही सुलझी हुई समझदार सोल उसके पास है। आगे बढ़ते हैं। एफ फिtzgerald ने क्या कहा है देख लेते हैं। शेक्सपियर विदरिंग, फ्रस्ट्रेटिंग, सरप्राइजिंग एंड ग्रेटिफाइंग, यानी शेक्सपियर उत्साहजनक, फ्रस्ट्रेटिंग यानी निराशाजनक, सरप्राइजिंग यानी कि आश्चर्यजनक, और ग्रेटिफाइंग मतलब संतोषदायक, है ना। शेक्सपियर के बारे में ये उन्होंने कहा है। किसने कहा है? एफ फिtzgerald ने कहा है। शेक्सपियर विदरिंग, फ्रस्ट्रेटिंग, सरप्राइजिंग एंड ग्रेटिफाइंग, यानी कि उत्साहजनक, निराशाजनक, आश्चर्यजनक और संतोषदायक शेक्सपियर के बारे में कहा है। उनके वर्क को पढ़ने के बाद ये सब उन्होंने कमेंट किया है। मैं आशा करता हूँ ये सभी क्रिटिकल कमेंट्स आपको समझ में आए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे क्रिटिकल कमेंट्स यहीं पर समाप्त होते हैं और अब हम आगे बढ़ते हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में, बायोग्राफी के बारे में। अगला जो पॉइंट हमारे सामने आ रहा है वो क्या है देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स एंड प्लेस ऑफ विलियम शेक्सपियर। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हम देखेंगे विलियम शेक्सपियर के प्लेस और उनसे रिलेटेड डेट्स के बारे में। एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, विलियम शेक्सपियर के जो प्ले हैं उनकी डेट्स हैं वो हमेशा ही एक डिस्प्यूट का विषय रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी मत घबराइएगा। जो एकदम फाइनल डेट्स हैं वो मैंने कोशिश की है मैं लिखूं, और यदि कोई डेट्स में आपको कन्फ्यूज़न है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन अप कर दें और डाल दें। यदि मुझे वो ऑथेंटिक लगता है तो मैं उसको पिन अप करके चेंज कर दूंगा। वैसे तो मैंने कोशिश की है कि जो भी ऑथेंटिक सोर्सेज हैं वहीं से डेट्स दी जाएं, फिर भी अलग अलग सोर्सेज में कुछ कुछ डेट्स अलग हो सकती हैं। चलिए, तो सबसे पहला जो पीरियड है विलियम शेक्सपियर के प्लेस के, हमने 4 पीरियड डिवाइड किए हैं। उनमें से फर्स्ट पीरियड में कौन कौन से प्लेज उन्होंने लिखे हैं उनको देख लेते हैं। 1590s में आता है लव्स लेवर्स लॉस्ट।
सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको लिखने का तरीका देख लीजिए, ये ऐसे ही लिखा जाता है, लव्स लेबर्स लॉस्ट। कई सारे लोगों को मैंने देखा है कि इसको सही नहीं लिखते हैं, वो लव लेबर लॉस्ट सीधा सीधा लिख देते हैं, या लव्स तो लिखते हैं लेकिन लेबर लॉस्ट अलग अलग, मतलब विदाउट अपोस्ट्रॉफी कर देते हैं, लेकिन इसका सही लिखने का तरीका यही है, लव्स लेबर्स लॉस्ट। ये कब आया? 1590 की बात है ये। सेकेंड है 1590 और 91 के बीच में है, टाइटस एंड एंड्रोनिसिस, और इसी समय आया हेनरी सिक्स्थ, जिसका थर्ड पार्ट उन्होंने लिखा। 1591 की बात करें, 1591-92 की अगर हम बात करें तो टू जेंटलमैन ऑफ वरोना, ये एक वर्क है, और कॉमेडी ऑफ एरर, आपको याद होगा कॉमेडी ऑफ एरर शॉर्टेस्ट प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर है, ये आपको याद रखना है। 1593 में रिचर्ड थर्ड आ जाता है। 1594 में रेप ऑफ ल्यूक्रीज एंड वीनस एंड एडोनिस, एक्चुअली 1593 में आ गया है रेप ऑफ ल्यूक्रीज, लेकिन ये 1593-94 के बीच की बात है, इसलिए इसको साथ में लिखा गया है। वीनस एंड एडोनिस हमने बात की थी, रेप ऑफ ल्यूक्रीज हमने बात की थी, ये दोनों ही लॉन्ग नरेटिव पोएम्स हैं विलियम शेक्सपियर की। यदि अब मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए कि रेप ऑफ ल्यूक्रीज कितने लाइन स्टेंजाज में लिखी गई है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप बता देंगे। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी रेप ऑफ ल्यूक्रीज 7 लाइन स्टेंजाज में लिखी गई है, और एडोनिस वीनस एंड एडोनिस में, एडोनिस की स्पेलिंग चेक कर लीजिए, ADONIS, यानी कि ये 6 लाइन स्टेंजा में लिखी गई है। ये 7 लाइन स्टेंजा में है, ये 6 लाइन स्टेंजा में है। 7 लाइन स्टेंजा में है, इसको हम क्या कहते हैं, याद होगा आपको, राइम रॉयल स्टेंजा भी कहते हैं। और यहाँ पर हमने कहा था सेस्टा राइमा, ये कब होता है? जब ये 4+2 के कॉम्बिनेशन से मिलकर एक 6 लाइन स्टेंजा बनाता हो। 1594-95 की अगर हम बात करें तो रिचर्ड थर्ड की यहाँ बात आ जाती है, और किंग्स जेम्स की यहाँ पर बात करते हैं। अगला जो सेकंड पीरियड है, सेकंड पीरियड जो विलियम शेक्सपियर का, उसमें विलियम शेक्सपियर ने कौन कौन से प्लेस लिखे हैं उनको हम जरा चेक कर लेते हैं। 1595, अब देखिए यहाँ पर 1594 1595 तक हो गया, 1595 से आगे बढ़ते हैं तो रोमियो एंड जूलियट, हमने एक जगह और बात की थी इसकी। देन मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ये भी विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक वर्क है। 1596 की अगर हम बात करें, मर्चेंट ऑफ वीनस। अब ये पॉइंट्स को मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ क्योंकि आपको इनको बार बार रिवाइज करना है, तो आपको ये लर्न होंगे, इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है हमको, ज़्यादा समय एक्स्ट्रा समय देने का कोई अर्थ है नहीं यहाँ पर। हाँ, 1596 की अगर हम बात करें तो मर्चेंट ऑफ वीनस, और हेनरी सिक्स्थ का, सॉरी हेनरी फोर्थ का पार्ट फर्स्ट यहाँ पर आया है। देन 1597 की अगर हम बात करें तो हेनरी फोर्थ का थर्ड पार्ट एंड मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, तो ये जो दो वर्क हैं ये भी 1597 में आए हैं। 1598 की अगर हम बात करें तो मच एडो अबाउट नथिंग, ये एक वर्क है। 1599 की अगर हम बात करें तो एज यू लाइक इट, और हेनरी फिफ्थ नाम का एक वर्क आया है विलियम शेक्सपियर का। आगे बढ़ते हैं, अगला जो स्लाइड है उसमें हमने देखा है पीरियड थर्ड की अगर हम बात करें तो इसमें सोनेट्स लिखी गई थी मुख्य रूप से। 1600 में वर्क आता है ट्वेल्थ नाइट, और 1601 और 2 में टेनिंग ऑफ द शू, जूलियस एंड सीजर, हेमलेट तो आपको याद होगा, और हेमलेट के बारे में हमने काफ़ी सारी चर्चा की है पहले भी, है ना। इसको आर्टिस्टिक फेलियर किसने कहा है आपको याद होगा, मैं उम्मीद करता हूँ T.S. एलियट ने कहा है। एंड देन अगला वर्क आता है ट्रोइलस एंड क्रेसिडा, तो ये जो वर्क है ये 1601 और 2 के बीच के वर्क है। देन 1603 में कौन सा वर्क है, ऑल स्पेल दैट एंड्स वेल, ये नाम का एक वर्क आता है, और मेजर्स फॉर मेजर नाम का एक वर्क आता है। आगे बढ़ते हैं, 1604 में ओथेलो, 1605 में किंग लियर, और 1606 में मैकबेथ आता है। आपको याद होगा ये हमने 4 ग्रेट ट्रेजेडीज की हमने बात की थी, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ, HOKM। तो 1601, 1604, 1605, 1606 ये हम पहले पिछली स्लाइड में, पिछले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं। तो किंग लियर, मैकबेथ इन चारों में से, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ, इन 4 वर्क में इसमें मैकबेथ सबसे छोटा वर्क है। हैमलेट सभी वर्क्स में भी सबसे बड़ा है, और इन 4 में तो ऑब्वियसली बड़ा ही होगा। देन 1607 में 1607 में एंटनी एंड क्लियोपेट्रा नाम का वर्क आता है, और अब याद रखिएगा कि ये डेट्स को आपको रटना नहीं है, सिर्फ आपको बार बार रिवाइज करना है ताकि वो आपको रिकॉल हो जाए सही समय में।
और 1607 में एक और वर्क कौन सा आता है, टाइमन्स ऑफ एथियंस। ठीक है ना, मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इनको आपको एज इट इज़ देखना है और बार बार रिवाइज करना है, यहाँ ज़्यादा समझने वाली चीज़ें हैं नहीं, ये फैक्ट। तो हम बात कर चुके हैं विलियम शेक्सपियर की लिटरेरी करियर के 3 पार्ट्स की, और अब हम चर्चा करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर की लाइफ के 4th पार्ट की, जिसमें कि हम बात करेंगे 1608 में कॉरियोलिनस नाम का एक वर्क आता है, और पेरिक्लिस आपको याद होगा ये वही वर्क है जिसको विलियम शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो में इंक्लूड नहीं किया गया था। ये प्ले है जिसको 36 प्ले पब्लिश किए गए थे 1623 में, बल्कि एक वर्क नहीं प्ले पब्लिश किया गया था, वो यही था पेरिक्लिस। आपको ये याद रखना है। अगला जो वर्क हमारे सामने है 1609 में, वो क्या है, सिम्बलीन। 1611 है ना, ये 11 से लेके 1 से लेके 11 के बीच का है विंटर्स टेल, ये लंबे समय तक लिखा गया। और 1611 में कौन सा आया, टेम्पेस्ट और हेनरी एट्थ। हेनरी एट्थ इनका अनफिनिश्ड वर्क है। आपको याद होगा हेनरी एट्थ के ही परफॉर्मेंस के दौरान ग्लोब थिएटर में आग लगी थी। कब लगी थी, 1613 में लगी थी। रीबिल्ड कब हुआ था ग्लोब थिएटर, 1614 में हुआ था। और 1599 में ग्लोब थिएटर की स्थापना की गई थी। ये सारे ही पॉइंट्स आपको याद रखने। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। और एक और बात, आप वीडियोस को सीक्वेंस में ज़रूर देखें और रिवीजन ज़रूर करें, नोट्स ज़रूर बनाएं, और बुक्स तो पढ़नी ही पढ़नी है, ये महत्वपूर्ण बात है। आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।